हेलो स्टूडेंट्स। तो देखिए लास्ट लेक्चर में हमने अपने चैप्टर किसमें सरफेस केमिस्ट्री में बात की थी अबाउट एड्जॉर्प्शन के बारे में। हमने एड्जॉर्प्शन की थर्मोडायनेमिक्स के बारे में बात की थी कि एड्जॉर्प्शन जो होती है आपके एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है जहाँ पर डेल्टा एच की वैल्यू क्या होती है, नेगेटिव होती है। ठीक है, वहीं एंट्रोपी में जो चेंज होता है दैट इज डेल्टा एस, वो भी आपका नेगेटिव होता है। और अगर हम बात करें गिब्स फ्री एनर्जी की, तो स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होने के लिए आपके लिए डेल्टा जी क्या होना चाहिए, नेगेटिव। अब डेल्टा जी नेगेटिव होने के लिए इंपॉर्टेंट टर्म क्या है या इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि डेल्टा एच की वैल्यू ग्रेटर देन होनी चाहिए टी डेल्टा एस से, तभी आपके जो प्रोसेस है वो स्पॉन्टेनियस होगी। ठीक है, मतलब हम यहाँ ये कह सकते हैं कि जो आपकी एड्जॉर्प्शन जो प्रोसेस है वो एक एंथैल्पी ड्रिवन प्रोसेस है। ठीक है, ठीक है, क्योंकि एंथैल्पी जितनी ज़्यादा नेगेटिव होगी उतनी ही ज़्यादा डेल्टा जी की वैल्यू नेगेटिव होगी और आपकी प्रोसेस स्पॉन्टेनियस होगी। ठीक है, इसके बाद हमने टाइप्स ऑफ एड्जॉर्प्शन देखे थे, फिजिकल एड्जॉर्प्शन और केमिकल एड्जॉर्प्शन। उनमें कुछ पॉइंट ऑफ डिसिमिलरिटी थी और कुछ पॉइंट ऑफ सिमिलरिटी थी, वो हमने देखी थी। ठीक है, आज हम वहीं से आगे स्टार्ट करते हैं। ठीक है, और बात करते हैं आपके एड्जॉर्प्शन आइसोथर्म के बारे में। किसके बारे में? एड्जॉर्प्शन आइसोथर्म के बारे में। यहाँ हम ग्राफ प्लॉट करेंगे। ठीक है, एड्जॉर्प्शन जो है उसका आइसोथर्म मतलब एक कांस्टेंट टेम्परेचर के ऊपर ग्राफ प्लॉट करेंगे। वो हम देखते हैं कि हम ग्राफ किस किस के बीच में प्लॉट करेंगे। ठीक है, तो पहले स्टार्ट करते हैं आपके लिए, दैट इज एड्जॉर्प्शन आइसोथर्म्स। एड्जॉर्प्शन आइसोथर्म, अगर हम बात करें आपके एड्जॉर्प्शन आइसोथर्म की, तो यहाँ पे हम वापस जो एड्जॉर्प्शन देखेंगे कहाँ देखेंगे, सॉलिड के ऊपर गैस का। ठीक है ना, हियर द एड्जॉर्प्शन ऑफ गैसेस ओवर सॉलिड। ठीक है, इससे हम देखेंगे। तो देखिए यहाँ हम सबसे पहले एक पॉइंट या एक चीज डिफाइन करेंगे, दैट इज अमाउंट ऑफ एड्जॉर्प्शन। अमाउंट ऑफ एड्जॉर्प्शन जिसे हम x बाई एम से डिनोट करते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम देखते हैं आपका अमाउंट ऑफ एड्जॉर्प्शन होता क्या है। देखिए अमाउंट ऑफ एड्जॉर्प्शन मतलब सॉलिड की सरफेस पे कितनी गैस क्या हुई है, एड्जॉर्ब हुई है, उसके बारे में हमको बात करनी है। ठीक है, इसको हम डिराइव कैसे कर सकते हैं, ये मान लो आपका x ग्राम है। ठीक है, और ये x ग्राम किसका है, आपका सोल्यूट का है। सोल्यूट मतलब यहाँ पे क्या है, आपकी जो गैस है जो एड्जॉर्ब हो रही है उसके लिए हम बात कर रहे हैं। आपकी गैस x ग्राम ऑफ गैस एड्जॉर्ब। ठीक है, और ये m क्या है, ये आपका m ग्राम है, ये मास है ऑफ सॉलिड सरफेस, जिसकी सरफेस के ऊपर एड्जॉर्प्शन हो रहा है। ठीक है, तो देखिए हम क्या कह सकते हैं, अगर हमें डिफाइन करना है कि अमाउंट ऑफ एड्जॉर्प्शन x बाई एम कैसे आया, तो हम कह सकते हैं लेट m ग्राम ऑफ सॉलिड एड्जॉर्ब x ग्राम ऑफ गैस। ठीक है, सो 1 ग्राम, या फिर हम बात करें यूनिट ग्राम के लिए, यूनिट ग्राम ऑफ सॉलिड, यूनिट ग्राम आपका 1 ग्राम हो सकता है, 1 किलोग्राम हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, यूनिट ग्राम ऑफ सॉलिड एड्जॉर्ब गैस दैट विल बी इक्वल टू x बाई एम। ठीक है, और यही होता है आपका अमाउंट ऑफ एड्जॉर्प्शन, दैट विल बी x बाई एम। ठीक है, इसे अमाउंट ऑफ एड्जॉर्प्शन भी बोला जाता है, या फिर आप इसे एक्सटेंट ऑफ एड्जॉर्प्शन भी बोल सकते हो, एक्सटेंट ऑफ एड्जॉर्प्शन। ठीक है, जनरल टर्म आपका अमाउंट ऑफ एड्जॉर्प्शन है। ठीक है, यहाँ x क्या है आपके लिए, x है आपका मास ऑफ गैस जो एड्जॉर्ब हो रही है, मास ऑफ गैस एड्जॉर्ब। अब जो मास ऑफ गैस एड्जॉर्ब होती है उसे हम क्या बोलते हैं, आपका एड्जॉर्बेट। ठीक है, m, स्मॉल m क्या है आपका
मास ऑफ सॉलिड जहां पे आपका एड्जॉर्प्शन हो रहा है, ठीक है, उसे हम क्या बोलते हैं, आपका एड्जॉर्बेंट। ठीक है, ये दो टर्म है आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, तो आपके एड्जॉर्प्शन आइसोथर्म में हम क्या करेंगे, जो आपकी एड्जॉर्प्शन आइसोथर्म है वहां हम ग्राफ प्लॉट करेंगे किस किस के बीच में, अमाउंट ऑफ एड्जॉर्प्शन और प्रेशर के बीच में, और आइसोथर्म में मतलब यहाँ पे टेम्परेचर क्या होगा, कांस्टेंट। ठीक है, तो हम यहाँ लिख सकते हैं इन एड्जॉर्प्शन isotherm we plotted graph between amount of adsorption and pressure at constant temperature। एक कांस्टेंट टेम्परेचर पर हम क्या करते हैं, ग्राफ प्लॉट करते हैं। ठीक है, यहाँ पे हम दो टाइप के आपके एड्जॉर्प्शन आइसोथर्म पढ़ेंगे। ठीक है, फर्स्ट वन होगी आपकी, आप लिखिए टाइप्स ऑफ एड्जॉर्प्शन आइसोथर्म। ये आपके दो टाइप की होती है, दो अलग अलग साइंटिस्ट ने बताई थी, उनके नाम के ऊपर ही है। एक होती है फ्रेंडलिक आइसोथर्म और एक होती है आपकी लैंगमोर आइसोथर्म। तो ये दो आइसोथर्म है जो अपने को पढ़नी है, एक है आपकी फ्रेंडलिक आइसोथर्म और एक है आपकी लैंगमोर्स आइसोथर्म। ठीक है, चलिए इसे एक बार आप नोट कीजिए, फिर हम एक एक करके दोनों आइसोथर्म्स के बारे में पढ़ते हैं। ओके, तो चलिए अब हम पढ़ते हैं अपना फर्स्ट टाइप ऑफ एड्जॉर्प्शन आइसोथर्म, दैट इज फ्रेंडलिक आइसोथर्म। देखिए फ्रेंडलिक आइसोथर्म, अगर हम बात करें आपके फ्रेंडलिक आइसोथर्म की, तो फ्रेंडलिक ने क्या किया था, कुछ एक्सपेरिमेंट किए थे और उस एक्सपेरिमेंट के बेसिस पे इसने एक डेरिवेशन दिया था, या फिर हम कहें एक फॉर्मूला, या फिर एक स्टेटमेंट दिया था, एक रिलेशन दिया था। वो रिलेशन क्या था आपका, कि x बाई जो m जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है प्रेशर की पावर 1/n के। ठीक है, इसने एक्सपेरिमेंट के थ्रू आपका ये स्टेटमेंट दिया। ठीक है, यहाँ पे अगर x बाई m को हम देखें, प्रोपोर्शनलिटी साइन हटता है, एक कांस्टेंट आएगा दैट इज k इंटू पी की पावर 1/n। ठीक है, ये होता है आपके फ्रेंडलिक आइसोथर्म की स्टेटमेंट। ठीक है, या उसका फॉर्मूला बोलिए आप। ठीक है, यहाँ पर k और p, k और n ये क्या है, आपके कांस्टेंट है जो डिपेंड करते हैं किसके, नेचर ऑफ गैस के, नेचर ऑफ गैस के ऊपर। कांस्टेंट डिपेंड्स ऑन नेचर ऑफ गैस। ठीक है, चलिए P आपका प्रेशर है और x बाई m आपका क्या है, अमाउंट ऑफ एड्जॉर्ब। ठीक है, चलिए ये तो हो गई बात। अब इसने क्या किया था, x बाई m और प्रेशर के बीच में ग्राफ प्लॉट किया था। देखिए ग्राफ कैसा आता है, जब इसने ग्राफ प्लॉट किया तो ग्राफ कुछ इस टाइप का आता है। ठीक है, यहां पे आप लिखिए x बाई m दैट इज अमाउंट ऑफ एड्जॉर्प्शन। ठीक है, एड्जॉर्ब जो भी एड्जॉर्बेट आप लिखिए। ठीक है, और प्रेशर के बीच में इसने ग्राफ प्लॉट किया और टेम्परेचर क्या था आपका, कांस्टेंट। ठीक है, तो उसने इस ग्राफ के जरिए इस थ्योरी को आपको दिया था। ठीक है, इस ग्राफ को उसने क्या किया था, तीन अलग अलग रीजन में डिवाइड किया था। ठीक है, या फिर हम इस ग्राफ को तीन अलग अलग रीजन में क्या कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं। अगर हमें इसको स्टडी करना है तो हम इसे
तीन आपके डिफरेंट रीजन्स में डिराइव कर सकते हैं, ठीक है। ये होता है आपका लो रीजन प्रेशर, लो रीजन प्रेशर, जब आपके प्रेशर क्या हो, कम हो, ठीक है। ये होता है आपके मॉडरेट रीजन, मॉडरेट रीजन, ठीक है। इसे हम क्या बोलेंगे, आपका मॉडरेट प्रेशर रीजन, ठीक है। ये आपका लो प्रेशर रीजन है, ये आपका मॉडरेट प्रेशर रीजन, ठीक है। और ये होगा आपके हाई प्रेशर रीजन, ठीक है। इसे हमने क्या किया, तीन पार्ट में डिवाइड किया, ठीक है। तो देखिए हम इन तीनों अलग अलग प्रेशर रीजन में इसको क्या करते हैं, डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं इन लो प्रेशर, इन लो प्रेशर रीजन। एक और चीज जो यहाँ इंपॉर्टेंट है कि फ्रेंडलिक ने आपकी जो ये एड्जॉर्प्शन है इसको मल्टी लेयर माना था। क्या माना था, मल्टी लेयर। दिस एड्जॉर्प्शन is assumed to be multi-layer, multi-layer। और मल्टी लेयर जो होता है वो कौन से टाइप का एड्जॉर्प्शन होता है, फिजिकल या केमिकल, फिजिकल, बिल्कुल सही। तो मतलब ये जो आपका फ्रेंडलिक आइसोथर्म है वो आपके फिजिकल आइसोथर्म को बताता है, ठीक है ना। टू बी मल्टी लेयर, दैट इज फिजिकल एड्जॉर्प्शन, ठीक है। ये चीज अपने को ध्यान रखनी है। अब हम बात करते हैं लो प्रेशर रीजन में। तो लो प्रेशर रीजन में एन की वैल्यू होती है 1, ठीक है। जब एन की वैल्यू 1 होती है तो यहां आप देखिए एक्स बाई एम की वैल्यू क्या होगी, के इंटू पी। मतलब एक्स बाई एम जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू है प्रेशर के, ठीक है। यहां से आप देख सकते हो ये जो रीजन है लो प्रेशर में, यहाँ पे एक आपको स्ट्रेट लाइन दिखाई देगी, ठीक है। ये आपके लो प्रेशर रीजन को डिफाइन करती है, ठीक है। वहीं अगर हम बात करें आपके इन मॉडरेट प्रेशर रीजन में, मॉडरेट प्रेशर रीजन में अगर हम बात करें तो क्या होता है, मॉडरेट प्रेशर रीजन में आपके जो 1/n की वैल्यू होती है, किसकी, 1/n की वैल्यू वो होती है 0 से 1 के बीच में, ठीक है। 1/n की वैल्यू 0 से n के बीच में रहेगी। मतलब x बाई एम की वैल्यू यहाँ पे क्या रहेगी, k इंटू पी की पावर 1/n, ठीक है। मतलब ये आपका एक कर्वेचर ग्राफ है, ठीक है। x बाई एम की वैल्यू क्या है आपके, k इंटू पी की पावर 1/n, ठीक है। तो ये आपका एक ग्राफ जो है कर्वेचर की तरह होगा, बिल्कुल आपको दिख भी रहा है, कर्व ग्राफ है, ठीक है। वहीं अगर हम हाई प्रेशर रीजन की बात करें तो देखिए हाई प्रेशर रीजन में क्या है, ये आपका ग्राफ इस टाइप से जाएगा, ठीक है। मतलब x बाई एम की जो वैल्यू है इस प्रेशर के बाद क्या हो चुकी है, आपकी कांस्टेंट हो चुकी है। मतलब एक पॉइंट के बाद आप प्रेशर कितना भी इंक्रीज कर दो, अमाउंट ऑफ एड्जॉर्प्शन, ठीक है, वो आपका कभी भी चेंज होने वाला नहीं। मतलब x बाई एम की जो वैल्यू है वो हमेशा आपके चेंज नहीं होगी, हमेशा कांस्टेंट रहेगी, ठीक है। कांस्टेंट रहेगी इसका मतलब क्या है, अब आपका और एड्जॉर्प्शन नहीं होगा। एड्जॉर्प्शन जो होगा गैस का सरफेस के ऊपर वो नहीं होगा, आप कितना भी प्रेशर बढ़ा दो। कहाँ, आपके हाई प्रेशर रीजन में। यहां अगर हम बात करें आपके इन हाई प्रेशर रीजन, अगर हाई प्रेशर रीजन में बात करें तो देखिए ग्राफ से हम क्या कह सकते हैं कि यहाँ पे हाई प्रेशर रीजन में आपके जो आपका x बाई एम है वो प्रेशर के साथ इंडिपेंडेंट हो चुका है। आप प्रेशर कितना ही बढ़ा दो x बाई एम में कोई भी चेंजेस आने वाला नहीं है। मतलब जो आपके x बाई एम है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है p की पावर 0 के, ठीक है, क्योंकि प्रेशर के ऊपर इंडिपेंडेंट है, ठीक है। मतलब ये आपका x बाई एम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू है p की पावर 0 के। यहाँ से हम अगर डिफाइन करें इस इक्वेशन से तो आपके p की पावर 0 आ रही है। इसका मतलब क्या है, इसको हम डिफाइन करें आपके x बाई एम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू p की पावर 1/n से, तो हम कह सकते हैं कि 1/n की वैल्यू क्या होगी, 0। मतलब n की वैल्यू क्या होगी, इन्फानेट। n की पावर इन्फानेट आपकी पॉसिबल नहीं है
क्यों? क्योंकि ये कोई डिजिट तो है नहीं, इन्फानाइट तो एक नंबर है, मतलब इन्फानाइट नंबर है, कुछ नंबर नहीं है वो, ठीक है ना। तो इस आपके रीजन में ये जो हाई प्रेशर वाला रीजन है वो आपकी ये जो फ्रेंडली आइसोथर्म की जो इक्वेशन है वो इसको डिफाइन सही तरीके से नहीं कर पाती है कि क्यों हाई प्रेशर रीजन में आपके प्रेशर इंक्रीज करने पर अमाउंट ऑफ एड्जॉर्प्शन जो है कांस्टेंट हो जाता है, ठीक है। क्योंकि एन की वैल्यू आपकी इन्फानाइट आ रही है और इन्फानाइट तो कोई वैल्यू अपने पास होती नहीं है, ठीक है। यही रीजन है, ये जो आपकी फ्रेंडली आइसोथर्म है इसका ड्रॉबैक हम कह सकते हैं कि ये आपकी लो प्रेशर और मॉडरेट प्रेशर के ऊपर तो अप्लाई होती है, सही बिल्कुल सही, बट हाई प्रेशर रीजन के ऊपर ये चीज़ अप्लाई नहीं होती है, ठीक है। और इस कमी को दूर किया था आपके किसने? लैंगमोर ने, ठीक है। तो उसकी एक और आइसोथर्म है दैट इज लैंगमोर आइसोथर्म, उसके बारे में हम बात करेंगे कि कैसे उसने हाई प्रेशर रीजन को भी एक्सप्लेन किया था, ठीक है। पहले आप एक बार आप इसे नोट कीजिए, फिर हम इसी से रिलेटेड एक दो और पॉइंट है उनके बारे में भी बात करते हैं। ओके, तो चलिए अब हम क्या करते हैं, एक ग्राफ और प्लॉट करते हैं, ठीक है ना। एक हम क्या करते हैं, ग्राफ प्लॉट करते हैं आपके। हमारा रिलेशन क्या था? x बाई एम इज इक्वल टू के पी की पावर 1/n, ठीक है। ये हमारा रिलेशन था। हम क्या करते हैं, ग्राफ प्लॉट करते हैं, ठीक है। दोनों तरफ पहले लॉग ले लेते हैं, ठीक है। लॉग x बाई एम इक्वल टू लॉग के प्लस 1/n लॉग पी, ठीक है। ये पावर आगे आ जाएगी, क्लियर है। अब देखिए अगर हम ग्राफ प्लॉट करें, आपके log x बाई एम और log p के बीच में। पहले हमने ग्राफ किसके बीच में प्लॉट किया था? x बाई एम और p के बीच में। अब हम ग्राफ प्लॉट करेंगे आपके log x बाई एम और log p के बीच में। तो ये ग्राफ कैसे आएगा? y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी टाइप का, मतलब इस टाइप का, ठीक है। ये होगा आपकी log k के इक्वल, ठीक है। और इसका जो स्लोप होगा, वो किसके इक्वल होगी? आपके 1/n के, ठीक है। ये तो हमारा एक्सपेक्टेड ग्राफ है जो आपको इस इक्वेशन से मिलना चाहिए। ये है आपका एक्सपेक्टेड ग्राफ, ठीक है। बट हमें जो एक्चुअल में ग्राफ मिलता है वो कैसा मिलता है? ये आपका log x बाई एम और log p। हमें जो ग्राफ मिलता है एक्चुअल में वो ऐसा मिलता है आपका। स्टार्टिंग में तो ये स्ट्रेट लाइन से स्टार्ट होगा आपका, लेकिन एक पॉइंट के बाद ये आपका स्ट्रेट हो जाएगा। इस पॉइंट को हम बोलेंगे आपका सेचुरेशन पॉइंट, जो आपके पहले x बाई एम और p में जो हमने ग्राफ प्लॉट किया था, जहाँ से आपके पॉइंट्स के बाद में आपका ग्राफ क्या हो गया था? स्ट्रेट लाइन। इस पॉइंट को हम क्या बोलेंगे? आपका सेचुरेशन पॉइंट, ठीक है। और यहाँ के बाद आपका x बाई एम की वैल्यू कांस्टेंट होने की वजह से log x बाई एम की वैल्यू क्या हो गई है? कांस्टेंट हो गई। आप चाहे कितना ही प्रेशर इंक्रीज कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। यहाँ पे जो x बाई एम की वैल्यू है वो क्या हो गई है? कांस्टेंट हो गई। तो यहाँ पे अगर आप स्लोप देखोगे, स्लोप क्या होगी? यहाँ पे स्लोप कितनी थी? 1/n। यहाँ पे स्लोप कितनी आपके? 0 है। इसका मतलब 1/n की वैल्यू क्या है? 0। 1/n की वैल्यू 0 है, मतलब n की वैल्यू क्या होगी? इनफाइनाइट। अगेन नॉट पॉसिबल। इसीलिए ये है आपका रियल ग्राफ, या फिर हम कह सकते हैं इसे एक्चुअल ग्राफ। क्या बोल सकते हैं आप? एक्चुअल ग्राफ जो हमें प्लॉट होता है। इसलिए हम कहते हैं कि आपका जो फ्रेंडली आइसोथर्म में लो प्रेशर और मॉडरेट रीजन पे तो आपका एप्लीकेबल है, बट हाई रीजन प्रेशर पे वो एप्लीकेबल नहीं है। मतलब हाई प्रेशर रीजन को वो सही तरीके से एक्सप्लेन नहीं कर पाता है, ठीक है। ये चीज़ ध्यान रखनी है आपको। इसके बाद यहाँ पे हमें एक क्वेश्चन भी मिल जाते हैं इसके ऊपर बेस्ड। देखिए क्वेश्चन क्या होगा अगर हम बात करें तो, देखिए अगर मैं आपको ग्राफ प्लॉट करवाऊँ, वो आके आपके x बाई एम और प्रेशर के बीच में, ठीक है। मैं आपको 3 ग्राफ प्लॉट करवाता हूँ यहाँ पे, फर्स्ट, सेकंड, ये आपका थर्ड। मान लो ये टेम्परेचर T1 है, ये है आपका T2 और ये है आपका T3।
और आपको रिलेशन पूछ लिया जाए T1, T2 और T3 में, तो क्या आप बता सकते हो? चलिए देखते हैं कैसे। इसको देखने के लिए हम क्या करते हैं, मान लो एक लाइन ड्रॉ करते हैं यहाँ पे, ठीक है। ये T1 प्रेशर पे, T1 टेम्परेचर पे आपके x/m की वैल्यू है, मान लो x/m 1, ठीक है। T2 पे है 2 और T3 पे क्या है आपकी 3 है, ठीक है। अब हमें देखना है x/m और टेम्परेचर के बीच में रिलेशन। तो देखिए आपका फ्रेंडलिक आइसोथर्म जो होता है, जो अभी मैंने आपको बताया था कि ये मल्टी लेयर आइसोथर्म है, ठीक है। मतलब मल्टी लेयर को सपोर्ट करता है, मतलब ये फिजिकल एड्जॉर्प्शन को सपोर्ट करेगा। मतलब फिजिकल एड्जॉर्प्शन को हम इसके जरिए एक्सप्लेन कर सकते हैं। और फिजिकल एड्जॉर्प्शन क्या कहता है कि जो आपका अमाउंट ऑफ एड्जॉर्प्शन होता है, वो जो गैस का एड्जॉर्प्शन होता है वो टेम्परेचर के साथ क्या होता है, डिक्रीज होता है। ये हमने देखा था जब हमने डिफरेंस देखे थे टाइप्स ऑफ एड्जॉर्प्शन में, कि सिंस x/m डिक्रीजेज विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर, जैसे जैसे आप टेम्परेचर इंक्रीज करते हो x/m की वैल्यू क्या होती है, डिक्रीज होती है, ठीक है। मतलब अमाउंट ऑफ एड्जॉर्प्शन डिक्रीज होता है, जबकि केमिस्ट ऑप्शन में क्या होता था, इंक्रीज होता था, ठीक है। ग्राफ याद आ रहा है आपको? सेम उसी तरह से अब मान लो x/m डिक्रीज हो रहा है आपके इंक्रीज इन टेम्परेचर के साथ। इसका मतलब क्या है, x/m और टेम्परेचर में क्या है, इनवर्स रिलेशन है। तो यहाँ देखिए आप x/m 1 के लिए सबसे ज़्यादा है, x/m की जो वैल्यू 1 के लिए ज़्यादा, फिर 2 के लिए और फिर आपका 3 के लिए। तो हम कह सकते हैं कि जो टेम्परेचर होगा T1 वो क्या होगा, सबसे कम होगा। क्यों? क्योंकि इनवर्स रिलेशन है, x/m का इनवर्स रिलेशन है आपके किसके साथ, टेम्परेचर के साथ। यहाँ से हम कह सकते हैं, ठीक है। तो हम कह सकते हैं, मतलब ये आपको इस चीज़ के लिए बता रहा हूँ, ऐसा कोई रिलेशन नहीं है, ठीक है ना, वरना आप इसको रिलेशन लेने लग जाओगे। यहाँ हम एक अज्यूम कर सकते हैं कि जो x/m है डिक्रीज हो रहा है टेम्परेचर इंक्रीज होने के साथ, मतलब उसका इन्वर्स रिलेशन होगा। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि जो आपका T1 टेम्परेचर है वो सबसे कम होगा, फिर T2 और फिर आपका T3। क्यों? क्योंकि T1 पे एड्जॉर्प्शन क्या है, सबसे ज़्यादा है। इसका मतलब एड्जॉर्प्शन सबसे ज़्यादा है तो टेम्परेचर क्या होगा, सबसे कम। यहाँ पे एड्जॉर्प्शन क्या है, सबसे कम है, इसका मतलब टेम्परेचर क्या होगा, सबसे ज़्यादा। तो T3 आपका सबसे ज़्यादा, फिर T2 और फिर T1। तो इस टाइप के आपके रिलेशन छोटे मोटे पूछ सकता है क्वेश्चंस के फॉर्म में, ठीक है। चलिए इसे आप नोट कीजिए, यह है आपका फ्रेंडलिक आइसोथर्म, ठीक है। इसकी लिमिटेशन क्या है, अगर आपको लिमिटेशन लिखनी है तो लिमिटेशन क्या है इसकी, कि ये आपके केवल और केवल लो और मॉडरेट प्रेशर रीजन पे ही एप्लीकेबल होता है, जबकि हाई प्रेशर में ये एप्लीकेबल नहीं होता है। इट इज ओनली एप्लीकेबल ऑन लो प्रेशर एंड मॉडरेट प्रेशर रीजन, ठीक है। हाई प्रेशर पे ये आपका एप्लीकेबल नहीं हो पाता है, ठीक है। ये इसकी एक लिमिटेशन है, इसे आप नोट कीजिए। ये आपका फर्स्ट आइसोथर्म दैट इज फ्रेंडलिक आइसोथर्म। अब हम पढ़ते हैं अपनी सेकंड आइसोथर्म दैट इज लैंगमोर आइसोथर्म के बारे में। ओके चलिए अब हम पढ़ते हैं अपनी सेकंड आइसोथर्म दैट इज लैंगमोर्स आइसोथर्म। जो आपके लैंगमोर्स आइसोथर्म है ये आपकी लो प्रेशर, मॉडरेट प्रेशर और हाई प्रेशर तीनों रीजन के ऊपर एप्लीकेबल होती है, ठीक है। सेकेंड आइसोथर्म है आपकी दैट इज लैंगमोर्स आइसोथर्म। लैंगमोर्स आइसोथर्म देखिए इसने क्या किया था, इसने भी कुछ एक्सपेरिमेंट तो किए ही थे, ठीक है, और कुछ ऑब्जर्वेशन भी किए। उसके बेसिस पे इसने भी एक रिलेशन दिया था x/m में और आपके प्रेशर में, ठीक है। लेकिन इसके कुछ पॉइंट्स होते हैं जिनके ऊपर आपकी लैंगमोर्स थ्योरी डिपेंड करती है। वो कुछ पॉइंट्स है वो हम लिख लेते हैं। फर्स्ट, ये आपकी काइनेटिक थ्योरी ऑफ केसेस जो होती है KTG, उसको एप्लीकेबल मानती है, मतलब उसके ऊपर बेस्ड है ये थ्योरी आइसोथर्म, ठीक है। तो हम कह सकते हैं इट इज बेस्ड ऑन काइनेटिक थ्योरी ऑफ केस, ठीक है, या गैसेस। KTG हम पढ़ते हैं आपके
क्लास 11th में गैसियस स्टेट चैप्टर में, ठीक है ना, आई एम श्योर आप लोगों को पता होगा। सेकंड चीज, जब आपका फ्रेंडलिक ने क्या किया था, जो आपका एड्जॉर्प्शन था उसको कैसा माना था, मल्टी लेयर, मतलब फिजिकल एड्जॉर्प्शन माना था, जबकि इसने लैंगमोर ने क्या माना, इसको यूनिलेयर माना, और यूनिलेयर होता है आपके केमिकल एड्जॉर्प्शन में, ठीक है ना। ये भी एक पॉइंट ऑफ डिफरेंस है जो आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना। तो हम क्या कह सकते हैं, ये आपका यूनिलेयर एड्जॉर्प्शन है। He assumes the adsorption to be uni, वो क्या था आपका मल्टी लेयर था, ये होगा आपका यूनिलेयर। यूनिलेयर मतलब आपके ये किसको एक्सप्लेन कर सकता है, केमिकल एड्सॉर्प्शन को, ठीक है, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। तीसरा जो इसने बताया कि क्यों आपके प्रेशर कंटिन्यू इंक्रीज करने पर भी एड्सॉर्प्शन इंक्रीज नहीं होता है, तो वो इसलिए नहीं होता है क्योंकि एक सर्टेन सिचुएशन के बाद में जितना एड्सॉर्प्शन गैस का होता है उतना ही रिमूवल भी हो जाता है गैस का उसकी सरफेस के, मतलब इक्विलिब्रियम होता है, इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश्ड होता है आपके गैस मॉलिक्यूल्स और सरफेस के बीच में, जो आपकी सॉलिड सरफेस है। जितने गैस मॉलिक्यूल का एड्सॉर्प्शन होगा उतने ही गैस मॉलिक्यूल आपके रिमूव भी हो जाएंगे, कहाँ से, सॉलिड की सरफेस से। इसलिए टेम्परेचर आपके प्रेशर बढ़ाने पर एड्सॉर्प्शन की क्वांटिटी या जो एड्सॉर्प्शन है आपका वो चेंज नहीं होता है, वो हमेशा कांस्टेंट रहता है। क्यों, क्योंकि वो इक्विलिब्रियम स्टेट में पहुंच जाता है, ठीक है, ये ध्यान रखना है अपने को। it exists and there exists an equilibrium between gas molecules and solid surface, ठीक है। So the number of gas molecules adsorb are always constant because the number of gas molecules adsorb are because the number of gas molecules which are adsorbed at that time same number of gas molecules also remove from solid surface, इसलिए वहां पे क्या होता है, इक्विलिब्रियम होता है, ठीक है। There exists an equilibrium between gas molecules and solid surface, so the number of gas molecules adsorbed are always constant because the number of gas molecules which are adsorbed at that time or at a particular time same number of gas molecules also remove from सॉलिड सरफेस, ठीक है। तो स्टार्टिंग में तो एड्सॉर्प्शन ज़्यादा होगा, ठीक है, क्योंकि सॉलिड सरफेस ज़्यादा खाली रहेगी, ठीक है, लेकिन धीरे धीरे एक समय के बाद इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश हो जाएगा। उस समय क्या होगा, आपका जितना एड्सॉर्प्शन होगा उतना ही क्या होगा, वापस रिमूवल भी होगा गैस मॉलिक्यूल्स का, इसलिए आपका जो अमाउंट ऑफ एड्सॉर्प्शन है वो इंक्रीज नहीं होगा, ठीक है। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, इसको आप एक बार नोट कीजिए, फिर हम इसकी जो इक्वेशन है उसके बारे में बात करते हैं, ठीक है, क्लियर। चलिए अब हम बात करते हैं कि आपके लैंगमोर ने जो इक्वेशन दी थी अमाउंट ऑफ एड्सॉर्प्शन दैट इज x/m और प्रेशर के बीच में,
ठीक है। इसकी जो इक्वेशन थी वो ये थी कि x बाई एम जो होती है वो इक्वल होती है ए पी अपॉन 1 प्लस बी पी। ठीक है, यहाँ पर a और b क्या हैं आपके कांस्टेंट हैं। ठीक है, क्लियर है। इसने भी सेम ग्राफ प्लॉट किया किसके बीच में, x बाई एम और प्रेशर के बीच में, मतलब उसी ग्राफ को इसने भी यूज किया अपने इक्वेशन को एक्सप्लेन करने के लिए। ठीक है, वही आपके 3 रीजन डिफाइन किए। एक तो आपका लो प्रेशर रीजन, ये क्या है आपका लो प्रेशर रीजन। ये है आपका मॉडरेट प्रेशर रीजन, मॉडरेट प्रेशर रीजन। और ये है आपका, ये होगा आपके हाई प्रेशर रीजन। ठीक है, सेम उसी तरह से होगा। यहाँ अगर हम बात करें आपके सबसे पहले फॉर लो प्रेशर, अगर हम लो प्रेशर पे बात करें तो देखिए लो प्रेशर पे हम 1 प्लस बी पी, अगर प्रेशर आपका बहुत कम है तो इसे हम क्या लिख सकते हैं 1 के इक्वल लिख सकते हैं। ठीक है, हम अभी प्रेशर की टर्म्स में बात कर रहे हैं, ठीक है ना, बी को कंसिडर नहीं करेंगे। ठीक है, तो प्रेशर कम है तो 1 प्लस बी पी को हम 1 लिख सकते हैं। तो यहाँ से इक्वेशन से आप देखिए x बाई एम इज इक्वल टू ए पी अपॉन 1 प्लस बी पी को क्या लिखेंगे 1, तो x बाई एम की वैल्यू क्या होगी ए पी। ठीक है, मतलब ए भी आपका कांस्टेंट है और p तो है ही सी, तो यहाँ से आपको डायरेक्ट दिख रहा है ग्राफ कैसा आएगा आपका स्ट्रेट लाइन x बाई एम और p में। ठीक है, लो प्रेशर पे अप्लाई है। अगर हम बात करें आपके फॉर मॉडरेट प्रेशर, अगर हम मॉडरेट प्रेशर के ऊपर बात करें तो देखिए अब हम नेग्लेक्ट नहीं कर सकते हैं, ठीक है ना, कांस्टेंट को ना आपके प्रेशर को। तो देखिए x बाई एम की वैल्यू क्या होगी ए पी अपॉन 1 प्लस बी पी, कुछ ना कुछ आपके कर्वेचर टाइप का ग्राफ आएगा। ठीक है, वो यहाँ से दिख भी रहा है। ठीक है, वहीं अगर हम बात करें आपके फॉर हाई प्रेशर रीजन में, हाई प्रेशर के लिए अगर हम बात करें, ये आपके लो प्रेशर। ठीक है, हाई प्रेशर पे जब हम बात करेंगे तो 1 प्लस बीपी को जब प्रेशर आपका हाई हो चुका है तब हम इसे किसके इक्वल लिख सकते हैं b इंटू पी के इक्वल। ठीक है, अब आप इक्वेशन देखिए x बाई एम इक्वल टू क्या होगा आपके पास ए पी अपॉन बी पी, ए बाई बी, मतलब ये आपका कांस्टेंट रहेगी। तो x बाई एम की वैल्यू हो गई कांस्टेंट हाई प्रेशर रीजन पे। यहाँ से आप देख भी सकते हो कि x बाई एम की वैल्यू हाई प्रेशर रीजन पे क्या है कांस्टेंट है, वो इससे प्रूफ भी हो रही है। ठीक है, तो यही आपका मेन डिफरेंस है आपका फ्रेंडलिक आइसोथर्म और लैंगमोर आइसोथर्म में। ठीक है, कि जहाँ पे आपके फ्रेंडलिक आइसोथर्म आपके हाई प्रेशर रीजन पे एड्जॉर्प्शन को क्यों कांस्टेंट हो जाता है उसको एक्सप्लेन नहीं कर पाई थी, वहीं आपके लैंगमोर आइसोथर्म आपके हाई प्रेशर रीजन पे एड्जॉर्प्शन क्यों कांस्टेंट हो जाता है उसे एक्सप्लेन इजीली तरीके से कर देती है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है। दोनों थ्योरी अपने आप में अलग है और दोनों थ्योरी डिफरेंट है, दोनों की इक्वेशन अलग है। तो क्वेश्चन जो आते हैं इन पे दोनों इक्वेशन के ऊपर आ सकते हैं आपके एग्जाम में। ठीक है ना, तो आपको दोनों इक्वेशन को याद रखना है, कौन सी इक्वेशन किसके लिए वो याद रखना है। ठीक है, चलिए एक बार आप इसे नोट कीजिए, फिर अपना एक नेक्स्ट टॉपिक है वो भी देख लेते हैं कि जैसे सॉलिड की सरफेस पे गैस का एड्जॉर्प्शन होता है वैसे ही अगर आपके पास एक सॉल्यूशन प्रेजेंट हो तो सॉल्यूशन के अंदर जो सोल्यूट के पार्टिकल प्रेजेंट होते हैं उनका भी एड्जॉर्प्शन होता है। चलिए उनके बारे में हम बात करते हैं, एक बार आप इसे नोट कीजिए। चलिए अब हम देखते हैं अपना एक छोटा सा टॉपिक और है, दैट इज एड्जॉर्प्शन फ्रॉम सॉल्यूशन। नेक्स्ट टॉपिक है आपका एड्जॉर्प्शन फ्रॉम सॉल्यूशन। एड्जॉर्प्शन फ्रॉम सॉल्यूशन, तो देखिए एड्जॉर्प्शन फ्रॉम सॉल्यूशन इसके बारे में हम बात कर लेते हैं। तो कभी कभी ऐसा होता है, जैसे मान लो कभी खाने में कुछ नमक ज़्यादा हो जाता है किसी भी सब्जी में, तो उसमें कुछ ना कुछ मटेरियल डाल दिया जाता है।
ठीक है, जिससे क्या होता है थोड़ी देर बाद आपका नमक कम हो जाता है। जैसे गाँव में जब आपके ज़्यादा व्यक्तियों का खाना बनता है तो उसमें अक्सर अगर नमक ज़्यादा हो जाए तो उसमें जो आपके कोल के पीस होते हैं, कोयला जो होता है उसको डाल दिया जाता है, उसके पीसेस डाल दिए जाते हैं। उससे क्या होता है थोड़ी देर बाद वो जो कोल के जो पीस होते हैं वो क्या करते हैं, उस सॉल्यूशन में से जो सब्जी है आपकी बनी है वो क्या है, एक टाइप का सॉल्यूशन है जिसमें आपके अलग अलग मसाले हैं, ठीक है, और वाटर है। तो जो आपका कोल होता है, कोयला, वो क्या करता है उस सॉल्यूशन में से जो आपके सॉल्ट के पार्टिकल्स हैं जैसे नमक है, मिर्च है, उन मसालों को क्या है थोड़ा सा वो कम कर देता है, एब्जॉर्ब कर लेता है, ठीक है ना। उस वजह से होता क्या है थोड़ी देर बाद आपके सब्जी में जो नमक का लेवल है वो क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है, ठीक है, मतलब ज़्यादा हो तो लेवल पे आ जाता है। तो इस टाइप से काम में लिया जाता है, ठीक है ना, एडजॉर्प्शन को। तो एडजॉर्प्शन ऐसा नहीं कि आपकी सॉलिड की सरफेस पर गैस का होता है, एडजॉर्प्शन आपका किसी भी सॉल्यूशन में भी हो सकता है, आपके सोल्यूट के पार्टिकल्स का, ठीक है। ये चीज़ भी इंपॉर्टेंट है जो आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। आप यहाँ लिख सकते हो सिमिलर टू एडजॉर्प्शन ऑफ गैसेस, ठीक है, द सोल्यूट पार्टिकल्स also get adsorbed from solution over the surface of adsorbent। एडजॉर्बेंट क्या होता है, जिसकी सरफेस पे आपका एडजॉर्प्शन होता है, ठीक है। इसके लिए भी जो इक्वेशन दी जाती है वो सेम होती है फॉर एडजॉर्प्शन फ्रॉम सॉल्यूशन। इसके लिए जो इक्वेशन दी जाती है वो क्या होती है आपके x/m इक्वल टू के सी की पावर 1/n, जहाँ पे C क्या हो जाता है, कॉन्सेंट्रेशन हो जाता है। जहाँ पहले आपके P था वहाँ अभी क्या हो जाता है C, ठीक है। X क्या है यहाँ पे आपके मास ऑफ सोल्यूट, ठीक है, जो आपका एडजॉर्ब हो रहा है, मतलब एडजॉर्बेट, ठीक है। M क्या है आपका मास ऑफ एडजॉर्बेंट, जिसकी सरफेस के ऊपर एडजॉर्प्शन हो रहा है। K कांस्टेंट है, N कांस्टेंट है। C क्या है आपके कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है, जिस सॉल्यूशन में है उसकी कॉन्सेंट्रेशन हमें C से रिप्रेजेंट करते हैं। यहाँ पे जो ग्राफ होता है x/m और C में, वो भी आपका सेम टाइप का ग्राफ होता है, ठीक है, इस टाइप का, ठीक है। तो बाकी सब सेम है, केवल एक ये टर्म है छोटा सा जो कभी कभी न्यूमेरिकल्स में काम में आ जाता है, ठीक है ना, इसलिए मैं आपको समझा रहा हूँ मैं, ठीक है। इसे एक बार आप नोट कीजिए, फिर हम इसी के ऊपर बेस्ट एक न्यूमेरिकल करते हैं। ऑल्दो ये थ्योरेटिकल चैप्टर है, इससे न्यूमेरिकल कम ही पूछे जाते हैं, बट कभी कभी पूछ भी लिए जाते हैं, ठीक है ना, मिक्स क्वेश्चन। तो एक बार आप इसे नोट कीजिए, फिर हम क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। ओके, तो चलिए ये एक क्वेश्चन है जो अपने को ट्राई करना है। क्वेश्चन क्या है, इन एन एक्सपेरिमेंट 200 ml ऑफ 0.5 मोलर ऑक्जेलिक एसिड। ऑक्जेलिक एसिड का फॉर्मूला होता है आपके पास, अगर आप देखिए ऑक्जेलिक एसिड का फॉर्मूला क्या होता है आपके पास, H2C2O4, ठीक है, इज शेकन विथ 10 ग्राम ऑफ एक्टिवेटेड चारकोल एंड फिल्टर्ड, ठीक है। द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ फिल्ट्रेट इज रिड्यूस्ड टू 0.4 m। कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ एडजॉर्प्शन, ठीक है। क्वेश्चन क्या है देखते हैं। In an experiment 200 ml of 0.5 मोलर ऑक्जेलिक एसिड इज शेकन, ठीक है, ये आपके पास 200 ml 0.5 मोलर ऑक्जेलिक एसिड है, ठीक है, क्लियर है। इसको आपने शेक किया है किसके साथ, विथ 10 ग्राम ऑफ एक्टिवेटेड चारकोल, ठीक है, मतलब इसमें आपने क्या किया, एक्टिवेटेड चारकोल मिलाया,
ठीक है, कितना मिलाया, 10 ग्राम। मिलाने के बाद क्या किया आपने, शेक किया। चारकोल का काम क्या है, चारकोल क्या करेगा, इसमें से जो सोल्यूट के पार्टिकल्स हैं उनको एड्सॉर्ब करेगा। ठीक है, मतलब कुछ ना कुछ ऑक्सैलिक एसिड की जो अमाउंट है उसको वो क्या करेगा, एड्सॉर्ब करेगा। क्लियर है। द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ फिल्ट्रेट, अब क्या किया, फिल्टर किया और कुछ फिल्ट्रेट अपने को मिला है। द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ फिल्ट्रेट इज रिड्यूस टू 0.4 m। तो आपको फिल्टर करने के बाद जो कॉन्सेंट्रेशन मिलती है वो कितनी मिली, 0.4 m। पहले 0.5 थी, कुछ ना कुछ एड्सॉर्ब करेगा जिससे आपकी कॉन्सेंट्रेशन क्या होगी, कम होगी, और वो फाइनल हो गई 0.4 m। ठीक है, आपका वॉल्यूम जो है सॉल्यूशन का वो तो सेम रहेगा, उसमें कोई चेंज होने वाला नहीं है, 200 ml। ठीक है, आपको क्या करना है, अमाउंट ऑफ एड्सॉर्प्शन निकालना है। आपको पता है अमाउंट ऑफ एड्सॉर्प्शन क्या होता है, अमाउंट ऑफ एड्सॉर्प्शन ये होता है आपका x/m। ठीक है, हमने देख चुके हैं x क्या है, आपका मास ऑफ सोल्यूट जो आपका एड्सॉर्ब हो रहा है। ठीक है, क्वेश्चन का एक पोर्शन उस तरफ से अपन चलते हैं कि अपने को निकालना क्या है। ठीक है, यहां से अपने को निकालना है मास ऑफ ऑक्सैलिक एसिड, सोल्यूट क्या है, ऑक्सैलिक एसिड ही है। ठीक है, डिवाइड बाय ये क्या है, m आपका मास ऑफ एड्सॉर्बेंट। ठीक है, जिसकी सरफेस पे हो रहा है, मतलब एक्टिवेटेड चारकोल, उसका मास तो आपको दिया हुआ है 10 ग्राम। ठीक है, मास ऑफ एक्टिवेटेड चारकोल, या सिंपल लिखिए मास ऑफ चारकोल, ये कितना है आपके पास, 10 ग्राम है। ठीक है, अब आपको क्या निकालना है आंसर में, केवल मास ऑफ ऑक्सैलिक एसिड निकालना है। ठीक है, चलिए यहाँ देखिए 200 ml 0.5 m मोलर ऑक्सैलिक एसिड था। यहाँ से आप इसके निकालिए मोल्स, मोल्स ऑफ ऑक्सैलिक एसिड क्या होंगे, मोलरिटी इंटू वॉल्यूम। ठीक है, मोलरिटी कितनी है, 0.5 इंटू, अगर हम ml में लेते हैं तो अपने पास मिली मोल्स मिलेंगे, अगर हम इसे लीटर में लेंगे तो अपने पास मोल्स मिलेंगे। ठीक है, तो मान लो अगर हम लेते हैं, किस में लेते हैं अपन, मोल्स में निकालते हैं, लीटर में लेते हैं इसको, तो 0.2 इंटू 0.5 इंटू 0.2 ये आता है अपने पास 0.1 मोल। ठीक है, यहां देखिए, यहां अगर हम मोल्स निकालेंगे आफ्टर, मोल्स ऑफ ऑक्सैलिक एसिड आफ्टर, ये कितने आएंगे अपने पास, 200 इंटू 0.4, या फिर इसको आपको मिली मोल्स में निकालते हैं। चलिए थोड़ा सा इजी रहेगा अपने लिए कैलकुलेशन को करना। ठीक है, तो 0.5 इंटू 200, यहाँ से अपने पास आएगा 100 मिली मोल्स। लास्ट में हम इसे मोल्स में कन्वर्ट कर लेंगे। ठीक है, यहाँ पे देखिए जब भी ऐसे मोल्स पॉइंट में ज़्यादा आए ना तो उसे आप मिली मोल्स में कन्वर्ट कर दो, तो आपकी कैलकुलेशन थोड़ी इजी हो जाती है। ठीक है ना, पॉइंटों में कैलकुलेशन करने में गलत होने के चांसेस हो जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ अपन मिली मोल्स में ले लेते हैं। यहाँ मिली मोल्स देखिए 200 इंटू 0.4, ये कितना आएगा आपके पास, 80 मिली मोल्स। ठीक है, तो देखिए स्टार्टिंग में आपके मोल्स ऑफ ऑक्सैलिक एसिड, ये आपके स्टार्टिंग में, ठीक है, कितने थे, 100 मिलीमोल्स। एक्टिवेटेड चारकोल डालने के बाद 80 मिलीमोल्स बच गए, मतलब 20 मिलीमोल्स कहाँ गए, वो एड्सॉर्ब हो गए। किसने किया, आपके एक्टिवेटेड चारकोल ने। ठीक है, तो हम यहाँ से कह सकते हैं अपने को मास ऑफ ऑक्सैलिक एसिड निकालना है जो आपका एड्सॉर्ब हुआ है। ठीक है, यहां से अपने पास क्या आएगा, मोल्स ऑफ ऑक्सैलिक एसिड एड्सॉर्ब, कितने आएंगे आपके पास, 100 माइनस 80, दैट इज 20 मिलीमोल्स। मिलीमोल्स को अब आप लिखिए मोल्स में, तो 20 इंटू 10⁻³ मोल्स। ठीक है, आपको क्या निकालना है, मास। ठीक है, बिल्कुल निकाल लेते हैं। यहाँ से देखिए मास ऑफ ऑक्सैलिक एसिड
एडजॉर्ब, वो कितना होगा, मोल्स इंटू मोलर मास, 20 इंटू 10⁻³ इंटू मोलर मास। H2CO4 इसका मोलर मास कितना होता है, मोलर मास 16 इंटू 4, 64 प्लस 24 दैट इज 88, 88 प्लस 2 90, ठीक है, इंटू 90। तो यहाँ से आपके पास मास ऑफ ऑक्जेलिक एसिड एडजॉर्ब कितना आएगा, 1.8 ग्राम, ठीक है। चलिए अब क्या निकालना है, अमाउंट ऑफ एडजॉर्प्शन निकालना है, वैल्यू प्लेस कर दीजिए। आपका अमाउंट ऑफ एडजॉर्प्शन कितना आएगा, 1.8 डिवाइड बाई 10 दैट इज 0.18 ग्राम, ठीक है, क्लियर हुआ। तो सिंपल से इजी टाइप के क्वेश्चन रहते हैं पर मिक्स्ड कर देते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे मोल्स को मिक्स कर दिया, आपका जो मोल कॉन्सेप्ट चैप्टर होता है, ठीक है, उसको इसने सरफेस केमिस्ट्री के साथ मिक्स करके एक क्वेश्चन दे दिया है। क्वेश्चन इजी रहता है, ठीक है ना, बस आपको एक बार ट्राई करना रहता है, ठीक है। चलिए एक बार आप इसे नोट कीजिए। ओके, तो देखिए आज के लेक्चर में हमने बेसिकली बात की आपके एडजॉर्प्शन आइसोथर्म्स के बारे में, ठीक है। दो टाइप की आपकी एडजॉर्प्शन आइसोथर्म थी, एक तो थी आपकी फ्रेंडलिक आइसोथर्म, ठीक है, उसमें x/m अमाउंट ऑफ एडजॉर्प्शन, इसकी वैल्यू क्या होती है, x/m दैट विल बी इक्वल टू k इंटू पी की पावर 1/n, ठीक है। आपकी जो फ्रेंडलिक आइसोथर्म होती है लो प्रेशर और मॉडरेट प्रेशर इनके ऊपर अप्लाई हो जाती है, बट हाई प्रेशर पे ये एक्सप्लेन नहीं कर पाती है कि क्यों अमाउंट ऑफ एडजॉर्प्शन क्या हो जाता है, कांस्टेंट हो जाता है। उसे कौन बताता है आपको, लैंगमोर आइसोमर, ठीक है, आइसोथर्म। उसके लिए x/m की वैल्यू क्या होती है, AP/1 प्लस BP, ठीक है, जो आपके लो, मीडियम और हाई तीनों टाइप के प्रेशर के ऊपर अप्लाई होती है, ठीक है। एक चीज़ तो वो, दूसरी चीज़ आपकी जो फ्रेंडलिक आइसोथर्म होती है वो क्या अज्यूम करती है, मल्टी लेयर कॉन्सेप्ट को, मतलब फिजिकल एडजॉर्प्शन को वो इजीली एक्सप्लेन कर सकती है। बट आपकी जो लैंगमोर आइसोथर्म है वो आपके अजम्पशन लेती है किसके लिए, यूनिलेयर के लिए, मतलब केमिकल एडजॉर्प्शन को वो एक्सप्लेन कर पाएगी, ठीक है। तो ये कुछ पॉइंट ऑफ डिफरेंस है जो आपको ध्यान रखने हैं, ठीक है। और बाद में हमने देखा लास्ट में कि कैसे एक सॉल्यूशन में से भी सोल्यूट के पार्टिकल्स का क्या हो सकता है, एडजॉर्प्शन हो सकता है, ठीक है। चलिए आज के लेक्चर को अपन यहीं कंप्लीट करते हैं और नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं और कुछ और नई बातों के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।